हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने जो प्रैक्टिस मॉक पे एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो क्वेश्चंस बच गए, आज हम उसी को सॉल्यूशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये चेक करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच एग्जाम में लेना है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले छोड़ के रखने हैं बात के लिए, और किस क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में सॉल्व करना है, और किस तरीके से अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उसका किस तरीके से अप्रोच लेना है। ये सारी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। क्या शॉर्ट टिक हो सकता है, किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ये सारी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो बाकी क्वेश्चन रह गए उसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक ये एसएससी जेईई वाला टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप क्या करोगे, प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन या फिर प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे चले जाओ। वहां पे आपको इंजीनियरिंग सेक्शन में एसएससी जेईई वाला टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। उसमें आपको जो पहला मॉक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके पास एक प्रीवियस पेपर भी निकल के आएगा। तो ये दो पेपर आपको देने ही देने हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसमें आप देखोगे तो ये जो फ्री मॉक आपके लिए बनाया गया है, इसमें मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं वापस से कि इसमें जिस तरीके से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी नए इंफॉर्मेशन बनने होंगे वो वहीं पे कवर हो जाएंगे। इसलिए मैं वापस से एक बात बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि इस टेस्ट सीरीज को एक बार तो अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज का पूरा एनालिसिस करना, फुल एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज का, जिससे आपको क्या पता चले, जिससे अगर आप जो भी मॉक दे रहे हो, अगर आप उसका एनालिसिस आप करते हो तो आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट या बहुत सारे नई बातें आपको वहां पे सीखने की मिलेगी जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसी तरीके से आपको ये भी करना है, एक फ्री प्रीवियस ईयर पेपर आपको उसको भी सॉल्व करना है और आपको ये देखना है कि वहां से क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारी बातें वहां पे डिस्कस किया गया है। तो मैं सीधे आता हूं किस पे, अपने पहले मॉक पे। आप देखो, ये पहला मॉक है, ये पेपर 1 मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। पेपर 1 में अपना क्या करना है, पेपर 1 में जो अपना फर्स्ट मॉक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट मॉक के, ये फर्स्ट मॉक है और ठीक है, अब फर्स्ट मॉक में चलेंगे कहाँ पे, इंजीनियरिंग सेक्शन में, टेक्निकल वाले पोर्शन में, और यहाँ पे 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके थे और उसके आगे वाले क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन कितना, 171, ठीक है, 70 क्वेश्चन हो चुके थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप एक काम करो, पिछले वीडियो को भी देखो और वहां पे देखो कि किस तरीके से, मैंने वहां पे भी बताया कि किस तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल वहां पे आए हैं वहां पे मैंने ट्राई किया कि आपको कुछ ना कुछ वहां पे कुछ नई बातें बताई जाए कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन का अप्रोच लेना है, क्या शॉर्ट टिक रखना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऑप्शन को ध्यान में रख के चलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया आप ऑप्शन में आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये बातें भी वहां पे बताई गई, तो सारी बातों को आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, टोटल फोर्स ड्यू टू द वेव एक्शन ऑन अ ग्रेविटी डैम एक्ट्स एट ए हाइट ऑफ, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रेविटी डैम पे जो वेव प्रेशर एक्ट करता है या तो फिर जो वेव की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट करता है फ्रॉम द वाटर सरफेस लेवल से। ठीक है, ये सवाल है। लेकिन देखो, सबसे पहले आप बात ये समझो कि ये टोटल फोर्स ड्यू टू द वेव एक्शन ये है क्या, ये वेव जनरेट कहां से हो रही है। तो बात समझना कि अपना जो ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम के पीछे जो वाटर स्टोर्ड होता है उसमें क्या होता है, उसके जो वाटर का जो अपर वाटर सरफेस लेवल होता है उसमें आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड। हवा की वजह से वाटर सरफेस का जो अपर लेवल होता है, अपर वाटर सरफेस लेवल होता है, उसमें आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से वाटर क्या होता है, वाटर जो नॉर्मल वाटर सरफेस लेवल होता है उससे ज्यादा तक पहुंच जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से जो डैम होता है, डैम पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करता है ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर, ड्यू टू दिस वेव प्रेशर की वजह से। और इसे एक्स्ट्रा प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, वेव प्रेशर से। अब सबसे पहले बात ये बनता है कि सर ये टोटल फोर्स बताने से पहले आप बता दें ये टोटल प्रेशर कितना एक्ट करता है, किसकी वजह से, वेव एक्शन की वजह से। तो आप चेक करना, अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक डैम है, ठीक है, अगर मान लो ये आपके पास डैम है, ठीक है, डैम में ये मान लेते हैं आपका नॉर्मल वाटर लेवल है, डैम में अगर मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल है। ठीक है, तो आप देखना इस बात को, ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड,
आपको क्या मिलेगा, इसका जो अपर वाटर सरफेस लेवल होगा, अपर वाटर सरफेस लेवल में आपको कुछ फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। और फ्लैक्चुएशन कैसे मिलेगा, आप देखना इस चीज को, ठीक है, ऐसे कुछ आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा, जहां पे क्या होगा देख लो। और इस फ्लैक्चुएशन में जो टोटल हाइट मिलेगा आपको, ये जो टोटल हाइट मिल रहा है, इस टोटल हाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द वेव, HW से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ वेव। ये वेव की टोटल हाइट है। अब इसकी वजह से पानी का कुछ पोर्शन ऊपर गया, अब ये जो कुछ पोर्शन ऊपर गया, इसकी वजह से इस डैम पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करेगा, और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू द वेव एक्शन, या वेव फोर्स बोल सकते हो। तो अब एक बात समझो, ये जो टोटल जो फ्लैक्चुएशन हुआ, ये फ्लैक्चुएशन की वजह से जो टोटल हाइट निकल जाती है, ये वाली हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द वेव बोलते हैं, वेव की हाइट बोलते हैं। और इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये होता है h/3 निकल जाता है, कितना HW/3 निकल जाता है। इसका जो मैक्सिमम फोर्स है कितना, 2/3, ये जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है, वाटर सरफेस ऊपर आता है, कितना 2HW/3। सबसे पहले आपको यही बात ध्यान होनी चाहिए। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम इसका प्रेशर ट्रायंगल ड्रॉ करें, क्या अगर हम इसका प्रेशर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा, समझना इस बात को। अगर हम इसका प्रेशर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो देखो कुछ ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये ऐसा कुछ प्रेशर ट्रायंगल ड्रॉ होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी पूरी हाइट की बात करें, देखो ये टोटल हाइट ऑफ द वेव है, ठीक है, ये टोटल हाइट ऑफ द वेव है। लेकिन अगर हम इस टोटल प्रेशर ट्रायंगल की हाइट की बात करते हैं, ये जो हाइट निकल आती है, ये कितना निकल आता है, ये होता है कितना 5HW/8, राइट, सॉरी 5HW/3 होता है। ये जो टोटल हाइट निकल के आता है प्रेशर ट्रायंगल का, वो होता है कितना 5HW/3। अब दूसरी बात आपसे ये पूछा गया कि और एक और बात बताओ, अगर इसका जो रिजल्टेंट मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू होती है ये होती है, और ये जो मैक्सिमम प्रेशर इसकी जो वैल्यू होती है कितना होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आती है, तो ये निकल के आता है 2.4 गामा डब्ल्यू HW। ये वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है, ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू, प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है कितना 2.4 गामा डब्ल्यू HW। आपसे अब दूसरी बात, अब ये बता दो, ये जो मैक्सिमम फोर्स एक्ट किया, इसका वाटर सरफेस के अपर लेवल से क्या हाइट होता है, क्या डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ये होता है HW/8। देखो इसमें से 4-5 पॉइंट निकल गए थे जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही सारे पॉइंट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछा गया सबसे पहली बात, आपसे ये जो प्रेशर ट्रायंगल बना, इस प्रेशर ट्रायंगल में जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू होती है, रिजल्टेंट प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है, वो होता है 2.4 गामा डब्ल्यू HW। और आपको ये ध्यान रखना, ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है अभी, ठीक है, ट्रायंगल अगर कुछ इस तरीके से बन रहा है तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट, जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू होगी ये कहीं बीच में आ रही होगी, ये एंड पे नहीं आ रही है, ये कहीं बीच में आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये निकल कर कितना, ये आता है 2.4 गामा डब्ल्यू HW। पहली बात ये हो गया। और इसका जो कहां से डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस होता है कहां से, वाटर के अपर सरफेस लेवल से, जो वाटर के अपर सरफेस लेवल से होता है ये कितना होता है, ये होता है HW/8। पहली बात ये हो गया प्रेशर की बातें। अब दूसरी बात यह है कि आप बताओ जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा इस प्रेशर की वजह से, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा और वो कहां पे एक्ट करेगा। सवाल तो यही है कि जो टोटल फोर्स की बात कर रहा है, टोटल फोर्स की बात कर रहा है। तो अगर आप बात करें इस ट्रायंगल की हाइट कितना होगा, 5HW/3। अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स होगा इस प्रेशर ट्रायंगल का एरिया, तो कितना फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कैपिटल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ये बता दो इसका एरिया बता दो, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली वैल्यू बता दो 2.4 गामा डब्ल्यू HW इंटू ये हाइट बता दो टोटल, ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितना है 5HW/3। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है, निकल जाती कितना 2 गामा डब्ल्यू HW²। ठीक है, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि ये होता है कितना 2 गामा डब्ल्यू HW²। ये होता है टोटल फोर्स की वैल्यू। अब दूसरी बात, ये टोटल फोर्स एक्ट कहां पे करता है, ठीक है, तो आप देखना ये टोटल फोर्स जो एक्ट होगा ये कहां पे एक्ट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। टोटल फोर्स वाटर के अपर सरफेस लेवल से कितना 3HW/8 पे एक्ट करता है, और यही सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
कि जो टोटल वेव फोर्स है वो कहां पे एक्ट करता है, कहां से, अपर वाटर सरफेस लेवल से। तो अपर वाटर सरफेस लेवल से कितना 3hw/8 पे ये एक्ट करता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बाकी जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आप बताओ जो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू है कितना, वो है 2.4 गामा WHW। अगर प्रेशर पूछा जाए, आपको देखो प्रेशर अब बताना होगा या फिर फोर्स बताना होगा, ये आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ऑप्शन में किसका ऑप्शन दिया, HW का स्क्वायर दिया हुआ या फिर HW के टर्म में दिया होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर की बात होगी। दूसरी बात, ये जो मैक्सिमम प्रेशर है वो वाटर सरफेस से कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है HW/8 पे। और अगर टोटल किसकी बात पूछा जाए, टोटल फोर्स की बात पूछा जाए, वो एक्ट करता है 3hw/8 पे। ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे टोटल फोर्स का क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 3hw/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3hw/8, राइट। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखो मेंशन है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन। और ये एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना कि ये कितना है, ये है आपका, ये 5hw/3 है। ठीक है, ये वैल्यू आपका 5hw/3 है, 5hw। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 2 गामा WHW²। और ये कितने पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है 3/8hw पे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और ये जो हाइट ऑफ वेव है, ये जो आपका हाइट ऑफ वेव है, ये भी आपको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपसे इसमें भी सवाल पूछ सकता है। आपसे इस पे भी पहले क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हाइट ऑफ द वेव क्या, अगर ये हाइट ऑफ द वेव की फार्मूला क्या होगा अगर फेच की वैल्यू कितना 32 किलोमीटर से ज्यादा है। ये डायरेक्ट ये वाला देखो, ये वाला फार्मूला अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये वाला फार्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि अगर बता दो हाइट ऑफ द वेव की वैल्यू बताओ कि अगर फेच की वैल्यू कितना 32 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ये भी फार्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यूनिट का बात है कि आपको अगर HW कितना होगा 0.32 अंडर VF होगा, जहां V किस में होता है, V होता है kmph में, किलोमीटर पर आवर में, और F किस में होता है, F होता है किलोमीटर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे हाइट ऑफ द वेव का भी बात पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये सारी बात होगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा सिंपल सवाल है। इफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ द सिटी ऑफ 50,000 कितना 50,000 पॉपुलेशन इज 20 MLD। क्या दिया गया कि आपको एवरेज डेली डिमांड दिया गया है, आपको एवरेज डेली डिमांड दिया गया कितने लोगों का, ये एवरेज डेली डिमांड दिया हुआ कितने लोगों का 50,000 का, कितने का 20 MLD। आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम डेली डिमांड। आपको तो ध्यान रखना जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो कितना होता है, जो मैक्सिमम, आप ध्यान देना जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो कितना था, वो होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, राइट। ठीक है, जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो कितना था 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितना जाएगा 1.8 इंटू कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 36 MLD, राइट। सिंपल सवाल है, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा। तो एवरेज डेली डिमांड आपको दिया हुआ कितना होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितना मैक्सिमम आवरली डिमांड पूछा जाएगा, कभी कभी मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना होता है, ये कितना था, ये 2.7 होता है कितना एवरेज आवरली डिमांड का। एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके पास ये दो फॉर्मूला तो ध्यान ही होना चाहिए किस पे, कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो कितना होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड का होता है, और जो मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है वो कितना होता है 2.7 टाइम्स एवरेज आवरली डिमांड के बराबर होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बाकी ये चीजें यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, वही सेम बात की थी, एवरेज डेली डिमांड 20 हो गया तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना हो जाएगा 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, तो 36 MLD आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं, सिंपल सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखना, ग्रुप इंडेक्स मेथड। क्या ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप इंडेक्स मेथड की बात कर रहे हैं। ग्रुप इंडेक्स मेथड के लिए कौन सी बात इसमें से सही है, तो पहला ऑप्शन है थ्योरेटिकल मेथड है। दूसरा एन एम्पेरिकल मेथड बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रेड सॉइल। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है ये कौन सा मेथड है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो ये एम्पेरिकल मेथड है, ये एम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड मेथड है। तो ये देखो पहला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया, ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है ये कौन सा मेथड है, ये एम्पेरिकल मेथड है। ठीक है, अगर ये एम्पेरिकल मेथड हो गया तो ए और डी और ऐसे ही कैंसिल हो गया। लेकिन तो जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है इसका लिमिटेशन ही यही निकल के आता है कि जो ग्रुप इंडेक्स मेथड में एम्पेरिकल फार्मूला बेस्ड है,
अब पहली बात, इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो सब ग्रेड सॉइल्स है, ये सब ग्रेड सॉइल के स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा दो लिमिटेशन निकल के आता है, जो सबसे बड़ा आप बोल सकते हो, जो दो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस फार्मूले का, वो ये है कि ये सब ग्रेड सॉइल के स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करता है। दूसरी बात, आपका पेमेंट जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल के क्वालिटी को भी ये कंसीडर नहीं करता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आप बोलो कि अगर आपने सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप अगर यूज करते हो तो भी आपको सेम थिकनेस प्रोवाइड करना पड़ जाएगा पेमेंट की, कि अगर आप मतलब बैड क्वालिटी का भी अगर आप मटेरियल यूज करते हो तो उसका जो थिकनेस प्रोवाइड करना पड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप सुपीरियर क्वालिटी का भी अगर मटेरियल प्रोवाइड करते हो तो उस केस में भी आपको थिकनेस ऑफ द पेमेंट सेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। किस मेथड के हिसाब से? ग्रुप इंडेक्स मेथड के हिसाब से। इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल के क्वालिटी को कंसीडर नहीं करता है। दूसरी बात, ये सब ग्रेड फाइल के स्ट्रेंथ को भी कंसीडर नहीं करता है। तो ये दो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो अब उस हिसाब से आप चेक करना ऑप्शन क्या है कि पहला क्या है कि अगर सी ऑप्शन देखा जाए कि एन एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सबग्रेड सॉइल, ये सबग्रेड सॉइल के स्ट्रेंथ को कंसीडर करता ही नहीं है। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बेस किस पे? ये बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबग्रेड सॉइल के, जो सबग्रेड सॉइल है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ये बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इस हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल मेथड है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबग्रेड सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है। बाकी ग्रुप इंडेक्स मेथड का ये फार्मूला, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये जो फार्मूला, सिंपल फार्मूला तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन आपको ध्यान भी होना चाहिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा ग्रुप इंडेक्स मेथड का ये फार्मूला कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सीधे फार्मूला पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, आपसे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अच्छा, आपको अगर याद करना तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से याद करना है इसको। देखो, आपको किस तरीके से याद करना है मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप देखो ऐसे याद रखो इसको कि आपको ग्रुप इंडेक्स मेथड लिखना है। ठीक है, फार्मूला लिखना है तो आप पहले करो, आप लिख लो ए बी और सी। ठीक है, आपने ए बी सी लिखा, फिर यहाँ पे डी लिखो, फिर यहाँ पे ए लिखो। चेक करना किस तरीके से लिखना है, ये बातों को पता होना चाहिए। एक बार फिर से देखो, आपको क्या लिखना है? पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर वापस आके डी लिखना है यहाँ पे, फिर वापस आके यहाँ पे ए लिखना है। अगर ये बात आपको ध्यान है तो आपको ये फार्मूला आपसे आप आसानी से लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू 0.2, इसका हाफ करो और ये एक 0.01, इसका हाफ कर दो 0.0, कितना 0.05 होता है, 0.05 होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी आपसे ग्रुप इंडेक्स मेथड का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है और डायरेक्ट फार्मूला लोगों को याद करने में दिक्कत होता है, तो आप इसी फार्मूले को इस तरीके से याद रख लो। मैं वापस बता रहा हूं कैसे लिखना है, आप देखो किस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ग्रुप इंडेक्स कितना होता है? ग्रुप इंडेक्स वैल्यू लिखना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है ए बी सी डी लिखना है। यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, वापिस सी लिखो, फिर यहाँ पे आकर वापिस डी लिख दो, यहाँ पे वापिस जाके ए लिख दो। ठीक है, ये 3 टर्म्स बन गए। अब वापस क्या करना है? यहाँ पे लिख दो कितना? 0.2, इसका हाफ करो 0.01। ठीक है, अब क्या करो? इसका हाफ कर दो 0.005। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? ये फार्मूला अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी ए बी सी डी की जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ए बी सी डी की जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपसे कभी कभी ग्रुप इंडेक्स मेथड का ये फार्मूला पूछ सकता है। बाकी आपको जो सवाल पूछा गया वो किस पे पूछा गया? इसके लिमिटेशंस पे पूछा गया कि ये ग्रुप इंडेक्स मेथड किस पे बेस्ड है। तो ये एम्पिरिकल मेथड है, एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड मेथड है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सबग्रेड सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये बात आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। अगला सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रेस ऑब्जर्व्ड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, किसमें पूछा गया? जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको जो डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं उस पर सवाल है। ठीक है, और देखो ये सब सवाल बहुत ही आप बोल सकते हो, अगर आपने एक दो बार रिवीजन करा है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लग जाएंगे। और इसका एडवांटेज ये कि ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बहुत कम लगेगा, और एसएससी जो पूरा टाइम का ही खेल है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करके आते हो तो आपको एग्जाम में बहुत लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जेईई के, और इसमें क्या है ना, ये बहुत कम टाइम टेकन है, आप इसको बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको नहीं पढ़ के गए, अगर ऐसे टॉपिक्स को आप छोड़ गए, जैसे हाईवे का क्या सबसे लास्ट टॉपिक है, लोग जनरली क्या करते हैं? लास्ट टॉपिक तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, सारा आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लिया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक पढ़ा नहीं, सवाल 2 क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ देगा, और ये सिंपल क्वेश्चन है तो उसके रिस्पेक्ट में
क्योंकि अगर आपने इसका अगर आपने इसको एक बार ढंग से पढ़ भी लिया, एक दो बार आपने रिवाइज कर लिया, तो इसके सिंपल क्वेश्चन मानते हो आपसे थ्योरेटिकल बेस्ड, और वो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से बन सकते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ये इसमें से कौन से डिफेक्ट्स जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में नहीं मिलते हैं, बाकी रिजिड पेमेंट में मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप देखो, सिंपल सवाल, जो मड पंपिंग है, क्या मड पंपिंग आपको कहां मिलता है? मड पंपिंग आपको मिलता है रिजिड पेमेंट में, ठीक है, मड पंपिंग आपको मिलता है रिजिड पेमेंट में। अब बात ये कि आपसे अभी ये सिंपल पूछ दिया कि कौन सा डिफेक्ट्स फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, तो मड पंपिंग हो गया। आपको ध्यान भी रखना मड पंपिंग कहां मिलता है, मड पंपिंग आपको मिलता है रिजिड पेमेंट में। अब बात ये आती है यहाँ पे कि सर और कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, जो और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि सबसे पहले आप ये बता दो, ये जितने भी क्रैक्स हैं या जितने भी डिफेक्ट्स आपको पेमेंट्स में देखने को मिलते हैं, कौन से डिफेक्ट्स आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में मिलेगा और कौन से डिफेक्ट्स आपको रिजिड पेमेंट में मिलेगा। पहली बात ये हो गया। अब दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें ये जितने भी क्रैकिंग्स है या जितने भी डिफेक्ट्स है, इसका अपीयरेंस क्या है और ये किस वजह से अकर करते हैं, आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो जैसे एलिगेटर क्रैकिंग क्या है, तो मैं बताऊं एलिगेटर क्रैकिंग क्या है। आपको कभी कभी फ्लेक्सिबल पेमेंट के सरफेस पे कुछ इस तरीके से क्रैकिंग देखने को मिलता है, इंटरकनेक्टिंग वाइट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको वाइट्स मिलेंगे। कहां पे समझ रहे हो, कुछ इंटरकनेक्टिंग वाइट्स आपको मिल रहे होंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के सरफेस पे। तो ये इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। और एलिगेटर क्रैकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है ये क्या होता है, एलिगेटर का जो टॉप स्किन होता है उसके ऐसा होता है, कुछ सिमिलर टू वो होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग बोलते हैं। इसी को मैप क्रैकिंग भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। एलिगेटर क्यों, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, एलिगेटर के टॉप स्किन जैसा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। और ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड क्रैक्स होता है फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, ये क्रैक्स इस तरीके से। और अकर क्यों कर रहा है ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये सारी बात आपको यहाँ पे मेंशन है। ये रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द पेमेंट लेयर, इसकी वजह से कर सकता है। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस ओवर अनस्टेबल सबग्रेड, इसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव ओवरलेड बाय हैवी व्हीकल्स आर इनएडिक्वेट पेमेंट थिकनेस, अगर आपने पेमेंट की थिकनेस जितनी रिक्वायरमेंट है अगर आपने उतनी थिकनेस नहीं प्रोवाइड करी, या फिर आपका जो पेमेंट में जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उसके हैवी वेट के व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव ओवरलोड की वजह से हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी इसके लिए, ये पॉइंट आपसे पूछ लेता है कभी कभी, किसके लिए, ब्रिटलनेस ऑफ बाइंडर ईदर ड्यू टू एजिंग ऑफ बाइंडर और इनिशियल ओवरहीटिंग। देखो जो बाइंडिंग और ब्रिटलनेस मिलता है देखने को दो रीजन से मिल सकता है। पहला क्या, ओवर एजिंग की वजह से, टाइम के साथ साथ क्या होता है ब्रिटल जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है ब्रिटल होने लग जाता है। दूसरी बात जो ये एजिंग की वजह से मिलता है। दूसरी बात ये क्या, इनिशियल ओवरहीटिंग से, क्या इनिशियल ओवरहीटिंग की वजह से भी आपको बाइंडर में क्या मिल सकता है, ब्रिटलनेस देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, एलिगेटर क्रैकिंग अकर करता है। दूसरा आपके पास स्पॉट होल्स है और रेवलिंग है और मड पंपिंग है। ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सारे मेंशन है। बाकी आपको इसी तरीके से जितने भी डिफेक्ट है, जो सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है और चीजों को याद रखना है। और क्या याद रखना है, किस वजह से अकर करता है, पहली बात ये याद रखना है। और इसका अपीयरेंस कैसा होता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉट होल्स क्या है, ठीक है, इट्स अ बाउल शेप होल्स ऑफ द वेरिंग साइज इन सरफेस लेवल और एक्सटेंडेड इनटू द बेस कोर्स। ये कहां पे, बेस कोर्स तक एक्सटेंड करता है, कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। दे यूजुअली अपीयर आफ्टर द रेन और इट अकर्स ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू पेवमेंट फॉर द सरफेस कोर्स। तो ये कैसे करता है, ये करता है कि आपका क्या, अगर वाटर क्या हो गया सरफेस से अंदर क्या करे, बेस कोर्स में पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, ये वाला पॉट होल्स देखने को मिलता है। बाकी इसी तरीके से रेवलिंग ऑफ मड पंपिंग, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना, आप पढ़ लेना यहाँ से। तो इस तरीके से आपको इसी तरीके से आपने अगर आप देखोगे सारे टेस्ट, अगर आप सारे टेस्ट की मैं बात करूं जितने भी मॉक्स हैं, तो इन सारे मॉक्स को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी बातें उसको भी आप क्या करो, ध्यान रखो। क्योंकि देखो अगर इसमें और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने होंगे यहीं से बन जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आप ये देखो ना कि आपको जो चीज आपने पढ़ा रखा वो आपको कितना रिकॉल है। आपको रिकॉल भी, आप चीजें भूल गई, अगर भूल जा रहे हो तो उसको वापस एक बार रिवाइज कर लो। और अगर कोई बातें आपको नया लगती है तो आप क्या करो, उसको अपने सिंपली अपने शॉर्ट नोट्स में क्या करो, उसको ऐड कर लो। ये सारी बातें। अगले क्वेश्चन पाते हैं।
ये तो सिंपल क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोलिक सीमेंट अदर देन द मैसनरी सीमेंट एज पर IS 4031 पार्ट 6 द साइज ऑफ द क्यूब कितना होता है 70.6 mm होता है, और यहाँ पे आंसर कितना है सेंटीमीटर में। तो आपको एक खास ध्यान रखना एग्जाम में यूनिट्स का, ठीक है, यूनिट्स का। तो जैसे अभी ये सिंपल सवाल है तो यहाँ पे पता चल जाएगा 70.6 mm होता है, तो कितना सेंटीमीटर हो गया 7.06 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैं आपको वापस बात बता रहा हूं कि आपको यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको सारे पैरामीटर किसी और यूनिट में देगा और लास्ट में आपसे आंसर जो पूछेगा वो किसी अदर यूनिट पूछ लेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बातें वापस देखो यहाँ पे मेंशन है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ताकि आपको सबसे कम टाइम में, लास्ट मोमेंट में, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाए। और ये वो चीजें है ना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो सरफेस एरिया कितना, ये देखो 5000 mm इसका होना चाहिए। क्वांटिटी कितना यूज करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना यूज करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या, 3 सैंपल का जो एवरेज निकालते हैं इसमें, ठीक है, 3 क्यूब्स का एवरेज निकालते हैं, कंपैक्शन कैसे करते हैं, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये किसका, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। और इसमें जो क्यूब का साइज होता है कितना होता है 70.6 mm, दैट मींस 7.06 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पे सीधे वापस से सीमेंट भाई सवाल है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सीमेंट में आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी वजह से दिखने को मिले, तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा जाए, या फिर आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा जाए, या फिर आपको से लेटर स्ट्रेंथ पूछा जाए। तो ये सारे स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। तो अगर हम बात करें जो इनिशियल स्ट्रेंथ मिलता है, इनिशियल टाइम में जो सीमेंट में स्ट्रेंथ देखने को मिलता है किसकी वजह से मिलता है, वो मिलता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। और जो लेटर स्ट्रेंथ मिलता है, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो, ये सारे स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिलते हैं, ये मिलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। सवाल यही नहीं खत्म होता है, वापस से मैं वही बात बोल रहा हूँ। सवाल ये कि डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारे जितने भी बॉक्स कंपाउंड है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इसका हाइड्रेशन टाइम कितना है, ठीक है, इसका सेटिंग टाइम कितना है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। देखो इसका परसेंटेज अमाउंट कितना है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, जो ये सारी बातें भी आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डाई कैल्शियम सिलिकेट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द प्रॉप्स टू द स्लैब एज पर IS 456। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रॉप्स का कितना लेंथ है, लेस देन 4.5 मीटर है, ठीक है। वापस से कि आपसे ये पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद आप क्या करोगे, प्रॉप्स को रिमूव करोगे। कहां, कौन सा प्रॉप्स, 2 प्रॉप्स मिलेंगे, प्रॉप्स टू स्लैब मिलेंगे, स्लैब में जो प्रॉप्स लगे होते हैं और बीम पे जो प्रॉप्स लगे होते हैं, दोनों का अलग अलग प्रोविजन है कि आपको कितने टाइम बाद इस प्रॉप्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये बातों को आपको ध्यान होनी चाहिए। सवाल किस पे, प्रॉप्स टू स्लैब, स्लैब के जो प्रॉप्स है उसको कितने दिन बाद आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये बात आपको पूछा जा रहा है। तो स्लैब के प्रॉप्स में 2 प्रोविजन निकल के आता है, 2 केस निकल के आता है। पहला केस कि अगर प्रॉप इसका स्पैन लेंथ, अगर आपके पास स्पैन लेंथ, जो स्लैब का स्पैन लेंथ है वो 4.5 कितना 4.5 मीटर से कम है तो अलग निकल के आता है वैल्यू, और अगर 4.5 से ज्यादा है तो अलग रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर मैं बात बताऊं प्रॉप्स टू स्लैब अगर लेस देन 4.5 मीटर है तो मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग कितना होना चाहिए, जो मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए किसका, प्रॉप्स हटाने का, वो कितना होना चाहिए, वो 7 डेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गया किसका, प्रॉप्स टू स्लैब, और जहां पे स्पैन कितना लेस देन 4.5 मीटर है। दूसरी बात आपसे ये बोला जाएगा, ये सारे पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, इसी 5 पॉइंट सवाल बनने, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं इसमें। सवाल का सवाल यह कि अगर वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम वॉल या बीम, कॉलम वॉल या बीम पे जो वर्टिकल फॉर्मवर्क लगे होते हैं उस वर्टिकल फॉर्मवर्क को हटाने का जो मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 16 से 24 आवर्स होना चाहिए। दूसरी बात, अब बात करते हैं किसका, ये वर्टिकल फ्रेमवर्क की बात है। तो सबसे पहले अगर वर्टिकल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, पहले वॉल, कॉलम या फिर बीम के लिए कर लेते हैं। दूसरी बात ये हो गया वर्टिकल फ्रेमवर्क की बात। अब बात करें सॉफिट फ्रेमवर्क की। सॉफिट फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो बीम हो गया या फिर स्लैब हो गया, इसके जो नीचे वाले सरफेस पर जो फ्रेमवर्क यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफिट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब बात यह है कि जो सॉफिट फ्रेमवर्क पहले कहां कटता है, तो पहले आता है सॉफिट फ्रेमवर्क कहां का, स्लैब का। तो स्लैब के सॉफिट फ्रेमवर्क को हम पहले रिमूव करते हैं और बीम के सॉफिट फ्रेमवर्क को बाद में रिमूव करते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लैट के सॉफिट फ्रेमवर्क के। अब दूसरी बात,
अगर हम फॉर्मवर्क की बात करते हैं, फॉर्मवर्क हम पहले रिमूव करते हैं और प्रॉप्स हम क्या करते हैं, प्रॉप्स को बाद में रिमूव करते हैं। तो ये सारी बातों को इस तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे कि वर्टिकल फॉर्मवर्क कॉलम, वॉल या बीम, बीम, कॉलम या फिर वॉल्स में जो वर्टिकल फॉर्मवर्क यूज होते हैं उसको हम कितने दिन में रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करते हैं 16 to 24 आवर्स। दूसरी बात, अब बात करेंगे अब कौन सा फॉर्मवर्क रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल फॉर्मवर्क रिमूव किया किसका, बीम, कॉलम, वॉल का। अब दूसरे नंबर पे हम रिमूव करेंगे सॉफिट फॉर्मवर्क के। और सॉफिट फॉर्मवर्क किसका, स्लैब का। स्लैब के सॉफिट फॉर्मवर्क को बीम के सॉफिट फ्रेमवर्क से पहले रिमूव करते हैं। इसका मतलब ये हो गया जो सॉफिट फॉर्मवर्क से किसका, स्लैब का, उसको कितने दिन में, 3 दिन में, 3 डेज में। बाकी अगर हम किसके, उसके बाद आते हैं बीम पे। बीम का जो सॉफिट फ्रेमवर्क होता है उसको केवल कितने दिन में, 7 दिन में रिमूव करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आता है किसका, प्रॉप्स का। अब प्रॉप्स में भी पहले स्लैब और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बीम। ठीक है, प्रॉप्स में भी पहले स्लैब का प्रॉप्स पहले रिमूव करते हैं और बीम के जो प्रॉप्स होते हैं उसको बाद में रिमूव करते हैं। तो अगर हम स्लैब की प्रॉप्स की बात करें, किसके, स्लैब की प्रॉप्स की, तो अगर स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर है तो 7 डेज, अगर ओवर देन 4.5 मीटर है कितना, 14 डेज। और वापस इसी तरीके से बीम का कितना होगा, 14 और 21। तो आपको ये आप इसको आपको ध्यान रखना, कितना, पहला 1 दिन हो गया, फिर 3 दिन हो गया, फिर 7, 7, 14, कितना, 1, 3, 7, 7, 14, 14, 21। तो आपको ये मतलब ये आप याद रख लो, ये आप सीक्वेंस वाइज अगर आप इस चीज को याद रख सकते हो तो क्या होगा, एग्जाम में आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे कि कितना जाएगा, 1, 3 और 7 डेज 3 का हो गया शुरू का, और लास्ट का प्रॉप्स का कितना हो गया, 7 और 14, 14 और 21। तभी किसका पूछा गया, अभी पूछा गया प्रॉप्स टू स्लैब। स्लैब के प्रॉप्स के लिए पूछा गया कितना हो गया, 7 डेज। अगले क्वेश्चन पे हो गया। ठीक है, नॉमिनल मिक्स M20 कंक्रीट किसका पूछा गया, नॉमिनल मिक्स पूछा गया किसका, M20 कंक्रीट का। ठीक है, M20 कंक्रीट का नॉमिनल मिक्स पूछा गया है। तो आप इस चीज को देखो कैसे ध्यान रखोगे, ये जो डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीट है उसके नॉमिनल मिक्स पे सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे सवाल पूछे गए। मैं आपको बता दूं कैसे याद रखना, आप ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं किसका, M20, M5 से शुरू करता है, M5, M7.5, M10, M15, कितना, M20 और M25। ठीक है, इतने का नॉमिनल मिक्स। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये कैसे ध्यान रखना, आपको ये देख लो कि मैं बताऊं, अगर M15 पहले M5 की बात करें। ठीक है, M5 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये नंबर देखो 5। ठीक है, आपको क्या करना, सबसे पहले 1 तो देखो सब में आएगा, 1 सब में आएगा, ये याद रखो, 1 क्या होगा, 1 सब में आएगा, तो 1:2। अब अगर शुरू कर रहे हैं M5 से, ध्यान रखना हमेशा जब भी आपको ये टेबल रिकॉल करना हो तो आप इस तरीके से रिकॉल करो कि सबसे पहले सारे ग्रेड को ध्यान रख लो, कहां से शुरू होता है, M5 से शुरू होता है। और M5 और M10 के बीच में 7.5 और घुसा दो, M5 और M10 के बीच में 7.5 और घुसा दो। अब कितना हो गया, M5, M7.5, M10, M15, 20 देन 25। ठीक है, अब याद कैसे रखना, सबसे पहले हमने शुरू किया था किससे, M5 से। तो आपको लिखना पहले सब में 1 आएगा, सब में, फिर 1:5। ठीक है, 1:5। पहले में 5 आया तो अब दूसरे में आएगा 4, तीसरे में 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1.5 आएगा, देन 1 आएगा। ठीक है, आप दोनों किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M5 से लेके M25 तक, आप सबसे पहले इसको लिख लो। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो सीमेंट वाला जो पोर्शन होता है वो कितना था, सबसे शुरू करेंगे किससे, 1:1 से। ठीक है, जब सबको 1:1 से शुरू करोगे तो आपका जो दूसरा डिजिट होगा वो कहां से शुरू करोगे, M5 से शुरू किया तो ये भी 5 से शुरू करोगे। अब क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 5, 4, 3, 2, देन 1.5, देन 1। ठीक है, उसके बाद अब इसका डबल कर दो, अब इसका क्या करना है, डबल करना है। अब क्या करना है, अब इसको डबल कर देना। अब आप देख लो आपसे किसका पूछा गया, M20 का साथ पूछा गया, M20 का पूछा गया। तो M20 का कितना हो जाएगा, 1:1.5:3। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे का वैल्यू भी आपको ध्यान हो जाएगा आसानी से। ठीक है, M5 से लेके M25 सबका ध्यान हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सेम बात वही लिखा हुआ है और सारे का लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है। सो एच पर IS 800 1984 इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट्स इज 18 mm। क्या डायमीटर ऑफ रिवेट्स 18 mm है। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, डायमीटर ऑफ रिवेट्स कितना है,
डायमीटर ऑफ रिवेट्स कितना है 18 mm, देन द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग प्लेट शुड बी। आपसे क्या पूछा गया, लेसिंग की मिनिमम विड्थ कितनी होगी, आपसे पूछा गया, ठीक है। जो लेसिंग की मिनिमम विड्थ होती है वो कितना होता है 3 टाइम डी, 3 टाइम डायमीटर ऑफ रिवेट या फिर डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। 3 इंटू डी कितना हो जाएगा 3 इंटू 18, ये 54 के आसपास निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी पड़ेगा 55, ठीक है। तो जो आप ध्यान रखो लेसिंग का जो मिनिमम विड्थ होता है वो कितना होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इतना होना चाहिए, ठीक है, कुछ इतना होना चाहिए कि ये जो बोल्ट होगा, ये बोल्ट के बाद कितना, बोल्ट के बाद भी कितना स्पेस बचे, ठीक है। ये जो मिनिमम, ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट के बाद एक बोल्ट के बराबर का स्पेस बचना चाहिए, ठीक है। इस बोल्ट के बाद ये डी और ये डी और ये डी, ठीक है। होता क्या कि 3D क्यों रखा जाता है, 3D इसलिए रखा जाता है ताकि हमको क्या मिले, लेसिंग के प्लेट में हमको एंड डिस्टेंस कितना मिल जाए या फिर एज डिस्टेंस कितना मिल जाए, डी का एज डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो हम मिनिमम जो विड्थ है वो इस तरीके से डिसाइड करते हैं लेसिंग का कि आपको बोल्टिंग के बाद या फिर रिवेटिंग के बाद जो मिनिमम एज डिस्टेंस मिले वो कितना मिल जाए, डी के बराबर मिल जाए। इसलिए कितना होता है, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होता है वो कितना होता है 3 टाइम डी होता है। आंसर हो जाएगा कितना 54, इसका आंसर है 55 के आसपास, ठीक है। सेम बात है। और उसके बाद फिर वापस से वही लेसिंग की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लेकिन लेसिंग की सिंगल लेसिंग में मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, डबल लेसिंग में मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इफेक्टिव लेंथ की बात बोला जा रहा है, फोर्थ क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स ईयर क्या था, सारी बातें आपको मेंशन। आप देखो कौन सी बातें आपको पहले से ध्यान है, जो बातें आप रिकॉल कर पा रहे वेल एंड गुड है, नहीं रिकॉल कर पा रहे वापस इसको पढ़ो, रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रॉक एक्सकवेशन, ठीक है। रॉक एक्सकवेशन में जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट रॉक एक्सकवेशन की यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर क्यूब होता है। कितने में होता है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो अब ये सारा, अब रॉक एक्सकवेशन की जो मेजरमेंट करते हैं किसमें करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। बाकी किसका मेजरमेंट किसमें करते हैं, वापस ये टेबल है, ठीक है। तो वापस से वही बात, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन क्यूबिक मीटर फिलिंग किसमें, क्यूबिक मीटर में। कंक्रीटिंग वर्क में किसमें करते हैं, क्यूबिक मीटर में। ये सारी बात आपको डैम प्रूफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि डैम प्रूफ कोर्स में ये वाला सवाल, डैम प्रूफ कोर्स का मेजरमेंट किसमें करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। ये बात को पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। शटर ऑफ डोर एंड विंडो का पता होना चाहिए किसका। अच्छा, इसका देख लो, स्टील रेनफोर्समेंट का किसमें करते हैं, क्विंटल में करते हैं, केजी में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। देख लो एक बार वापस से, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट का टेबल है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस पे, तो आपको क्या रखना है, ये मेजरमेंट वाला टेबल पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चल लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ द एस्टिमेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के टर्म में कौन सी बात इसमें से सही है, बात आपको बताना है। किसमें, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में कौन सी बात सही है, आपको इस बात को बताना है कि जब आप शॉर्ट वॉल लेंथ को मेजर करते हो तो किस तरीके से मेजर करते हो, और अगर आप लॉन्ग वॉल लेंथ को मेजर करते हो तो किस तरीके से मेजर करते हो। तो शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड में जो शॉर्ट वॉल की मेजरमेंट होती है वो इन टू इन होता है। पहले तो आप यही ध्यान रखो, इन टू इन का क्या मतलब हो गया कि आपको क्या होना चाहिए, जो इंटरनल डायमेंशन होता है हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग वॉल की जो लॉन्ग वॉल का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो लेंथ मेजर करते हैं, वो कहां से करते हैं, आउट टू आउट करते हैं। आउट टू आउट का क्या मतलब हो गया कि जो एक्सटर्नल वॉल हो गया वहां तक की मेजरमेंट हम करते हैं, ठीक है। वॉल के एक्सटर्नल फेस तक की मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट वॉल लेंथ इन टू इन का क्या होगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस 1 टाइम्स ब्रेड्थ। जो थिकनेस होगी वॉल की उसका कितना, 1 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया ये वाला, ये किसके लिए, शॉर्ट वॉल के लिए हो गया। अगर लॉन्ग वॉल की बात करें तो लॉन्ग वॉल में सेंटर टू सेंटर लेंथ में कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करते हैं, 1 टाइम्स कितना, थिकनेस ऑफ द वॉल, तो कितना होगा 1/3 हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में जो लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन होती है क्या, कहां से कहां तक, सेंटर टू सेंटर ऑफ लेंथ प्लस थिकनेस ऑफ द वॉल। और जो शॉर्ट वॉल की कैलकुलेशन होती है, शॉर्ट वॉल की लेंथ की जो कैलकुलेशन होती है वो कितना होता है, वो होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस कितना, थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। चेक कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो 1/3 किसमें, बी पार्ट में, 1/3 बी पार्ट में, तो इसका आंसर है बी पार्ट। ये बात आप ध्यान रखना लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में,
कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जो क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अच्छा, क्या टू सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इक्वल लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेक्शनल मॉडुलस आर सब्जेक्टेड टू सेम कंसंट्रेटेड लोड एट इट्स मिड लेंथ। ठीक है, दो सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया जिसका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल मॉडुलस सब सेम है। क्या सेम है? आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल मॉडुलस एंड इसका लेंथ, ये सारी बातें क्या सेम है। अब पूछा क्या गया, वन बीम इज मेड ऑफ स्टील, जो एक बीम किसका, स्टील का बना, अदर इज मेड ऑफ द एल्यूमिनियम। बोला जा रहा है आपके पास दो बीम है और इन दोनों बीम का जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेक्शनल मॉडुलस, ये सारी बातें क्या इक्वल है। अब बस अंतर ये कि एक बीम बना हुआ स्टील का और दूसरा बीम बना हुआ किसका, एल्यूमिनियम का। अब पूछा यह जा रहा है कि आप बता दो कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है किसमें इंड्यूस होगा। ठीक है, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, ये बोला जाए। तो आप एक बात बताओ, जो बेंडिंग इक्वेशन में क्या होता है, ये बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन कितना, एम अपॉन आई, सिग्मा अपॉन वाई अपॉन ई बाई आर। ठीक है, यही आपका क्या, यही आपका बेंडिंग इक्वेशन। अगर इस बेंडिंग इक्वेशन में आप देखोगे एम अपॉन आई इंटू सिग्मा वाई को अगर आप देखोगे, तो इसमें आप देखो कि अगर एम अपॉन आई और सिग्मा बाई वाई पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पे एम क्या, एम है, एम मोमेंट है, एम क्या मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एम आपके पास बेंडिंग मोमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जो दोनों बीम है, ठीक है, अगर आपके पास जो दोनों बीम है अगर उसके लेंथ सेम है, ठीक है, अगर इन दोनों बीम का जो लेंथ सेम है, ठीक है, अगर दोनों बीम का लेंथ सेम है, इसका मतलब ये हो गया लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका अगर दोनों का सेम है। ठीक है, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्या बेंडिंग मोमेंट जाएगा, वो कितना आएगा, वो होगा जो भी होगा। अगर ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m होगा और इसका क्या बेंडिंग मोमेंट 2 अगर हम बोले, ये दोनों केस में सेम होगा। अगर आपके पास लेंथ और लोडिंग कंडीशन और क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ सेम है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मोमेंट जनरेट होगा, ये मोमेंट दोनों केस में सेम होगा। और जब मोमेंट दोनों केस में सेम होगा और आई अगर दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बी और डी अगर दोनों का सेम है, इसका आई भी सेम हो जाएगा, क्योंकि आई क्या होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 12 होता है। इसका मतलब एम भी सेम हो गया, आई भी सेम हो गया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो स्ट्रीम फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वाई, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों केस में सेम मिलेगा। ठीक है, आप बात समझो कि अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो उसके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा कि आप इक्वेशन से चेक कर लो, एम अपॉन आई इक्वल टू कितना था, सिग्मा अपॉन आई। और ये ऐसे देखो ना, सिग्मा कितना, आप वाई भी मत चेक करो, तो आप सिग्मा को देखो यहाँ पे, क्योंकि ये भी दे दिया क्या, सेक्शन मॉडुलस भी सेम। अगर सेक्शन मॉडुलस सेम है तो सिग्मा कितना होता है, एम बाई जेड होता है। एम भी सेम होगा, जेड भी सेम होगा, सिग्मा क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर चेक कर लो, क्या होगा आंसर इसका, कितना हो जाएगा, बोथ बीम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सारी बातें सेम बात है, वही चीज यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको चेक करना। अगले क्वेश्चन पे जो क्या है, ठीक है, अगला, द एफिशिएंसी ऑफ फ्री जेट स्ट्राइकिंग नॉर्मली ऑन अ सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द व्हील नेवर एक्सीड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास क्या होगा, ठीक है, अगर आपके पास जेट स्ट्राइक कर रहा है, किसमें जेट स्ट्राइक कर रहा है, आपके पास जेट स्ट्राइक कर रहा है किसी प्लेट पे, ठीक है, और ये मूविंग प्लेट है, ऑन द फ्री जेट स्ट्राइकिंग नॉर्मली ऑन द सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ व्हील। अगर पेरिफेरी ऑफ व्हील पे ये प्लेट्स माउंटेड है, इसका मतलब क्या, ये प्लेट मूविंग कंडीशन में, अगर ये मूविंग कंडीशन में, अगर हम इसकी वेलोसिटी को यू बोले, अगर इसकी वेलोसिटी को यू बोला जाए और इस पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, इस पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इस पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है, इस जेट की जो वेलोसिटी अगर वी है, ठीक है, इस जेट की वेलोसिटी वी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस जेट की जो वेलोसिटी है, इसको आप कितना रख दो कि ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले। ठीक है, ताकि क्या मिले, मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले। तो आपसे ये पूछा जाता है, देखो अगर आप v की वैल्यू अगर u/2 रखोगे, ठीक है, अगर v की वैल्यू u/2 रखते हो, इस केस में क्या होगा, आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, n क्या होगा, एफिशिएंसी होगा n मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है, ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है, 50%। ठीक है, ये 50% आएगा। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे नीचे सॉल्व करके दिखाया गया है। सबसे पहले आप यही ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो प्लेट है वो माउंटेड है किस पे, किसी व्हील पे, और किसी व्हील पे माउंटेड, इसका मतलब क्या है, वो प्लेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लूं प्लेट की जो मूविंग वेलोसिटी कितना u है, अगर प्लेट की जो स्पीड है वो कितना u है, और इस पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है उस जेट की जो वेलोसिटी कितना v है। अगर जेट की वेलोसिटी v है
अब प्लेट की वेलोसिटी कितना u है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि v की वैल्यू आप कितना रख दो कि आपको इस केस में जो एफिशिएंसी मिले वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, ठीक है। और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू होती है कितना किस में मिलता है, v इक्वल टू u/2 में मिलता है, और ये कितना मिलता है, ये 50% मिलता है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दो बात क्या रखना आपको ध्यान रखना है, तो इसकी वैल्यू कितना 50% जाएगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना मिलेगा 50%। और किस वैल्यू मिलेगा, जब v इक्वल टू कितना जाएगा u/2 होगा। और किस तरीके से निकालते हैं आप देख लो इस तरीके, ठीक है। आप क्या निकालोगे, आप वर्क डन निकालोगे, वर्क डन, और अपन ये रेशियो कर दोगे, क्या एफिशिएंसी निकलेगा, और उस एफिशिएंसी को क्या करोगे, u के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, और यहाँ से कितना है v की वैल्यू निकल जाएगा u के टर्म में v/2, आप फिर इसको पुट कर दोगे यहाँ पे, एन मैक्सिमम नीटा मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 50%, ठीक है। देखो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। अगला क्वेश्चन पे जाओ। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सेल, फाइन ग्रेन सेल की क्लासिफिकेशन पूछा गया, एम एल क्या होता है, एम फॉर कितना, एम किसके लिए, एम सिल्ट के लिए, और एल किसके लिए, एल किसके लिए, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो एम किसके लिए, एम एल कितने, एम एल का क्या मतलब है, लो कंप्रेसिबल सिल्ट हो गया, एम किसके लिए, सिल्ट के लिए, एल किसके लिए, लो कंप्रेसिबल के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं मेंशन है, ऑप्शन में आपके पास प्लास्टिसिटी मेंशन है, तो जो सॉइल लो कंप्रेसिबल होगा वही सॉइल का होगा लो प्लास्टिसिटी होगा। जिस सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी कम होगी उसी सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होगा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट बोल दो, या फिर क्या बोल दो, लो प्लास्टिक सिल्ट बोल दो। तो लो प्लास्टिसिटी सिल्ट, और कौन सा, इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक तो होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर है इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ द लो प्लास्टिसिटी, बी वर्ड हो गया, ठीक है। इन द क्लासिफिकेशन तो समझ जाओ। और ये पूरा टेबल किसके लिए, आपको फिर वापिस से वही बात है, CH किसके लिए, CI किसके लिए, CL किसके लिए, सारी बात आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। तो आप इस टेबल से पहले तो आप ये देखो कि आपको कितनी बातें रिकॉल कर पा रहे हो, क्या बातें आपको पहले से ध्यान है, और जो बात आपको लग रहा है भूला आप उसको वापस से ध्यान रखो, वापस से याद रखो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ। क्या, when soil has the coefficient of permeability as 1 mm per second then soil should be, ठीक है। सिंपल सवाल है। तो आप देखो सैंड की जो परमेबिलिटी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 1 mm पर सेकंड निकल के आती है। ये सैंड के लिए बात बोली जा रही है, तो सैंड का परमेबिलिटी कितना जाएगा, 1 mm पर सेकंड, ठीक है। अब बाकी सबका जो रेंज है वो देख लो यहाँ पे कि अगर ग्रेवल है, कोफिशिएंट परमेबिलिटी अगर ग्रेवल है किसके लिए, उसका जो कोफिशिएंट है परमेबिलिटी कितना जाए, वो परमेबिलिटी कितना था 1 मीटर, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, सॉरी ये mm पर सेकंड में, ठीक है। तो ग्रेवल के लिए कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, सैंड के लिए 1 से लेकर 10 की पावर -3 हो जाएगा, सिल्ट के लिए 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6, और क्ले के लिए जो वैल्यू निकल करती है वो निकल करती है 10 की पावर -6 से कम, ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है। तो सॉइल का क्या पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किसका, व्हेन द सॉइल हैज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 1 mm पर सेकंड, 1 mm पर सेकंड किसके लिए होगा, ये होगा सैंड के लिए वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसी तरीके से सारे मॉक आपके लिए तैयार किए गए हैं। और आपको अब इतना टाइम नहीं है आपको के पास कि आपके क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट के रिवीजन एक एक करके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे। अब आपको ये काम करना है कि आप देखो सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करो, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, और किस तरीके से आपको मॉक में अगर कोई डिफिकल्टी आती है, ठीक है, मॉक में अगर कोई क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं या फिर आपको अटेम्प्ट नहीं किया जा पा रहा है, तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वापस से करो, और उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए गए आप उसकी भी प्रैक्टिस करो। देखो कौन सी बातें आपको नहीं आती है या कौन सी बातें आपको आप पहली बार देख रहे हो, इन सारी बातों को क्या करो, नोट करो, और क्या करो, ज्यादा ज्यादा टेस्ट दो अभी के टाइम पे। सो थैंक यू एवरीवन। अब बाकी क्या अगर 15 क्वेश्चन बच गए, अब बाकी जो 15 क्वेश्चन है एक और क्लास में आपको कवर करवा देंगे। तो सारे आपके 100 क्वेश्चन आपके पहले मॉक के जो 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और क्लास लगेगा जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, वो क्या करेंगे उसमें कवर करवा दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।